रॉथस्चाइल्ड फैमिली एक ऐसा नाम जो आपने इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा, क्योंकि ये वो ख़ानदान है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ये आज दुनिया की सबसे अमीर तरीन फैमिली है, लेकिन ये कभी भी सोशल मीडिया पर, कभी भी फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट में सामने नहीं आते। इनके बारे में बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थेरीज में से एक कॉन्स्पिरेसी थेरी ये है कि ये ज्यूइश कबाल सिस्टम पर बिलीव करते हैं, यानी कबाला पर, ज्यूइश मैजिक सिस्टम पर बिलीव करते हैं और दुनिया की हुकूमतें बनाने और बिगाड़ने और हुकूमतों को उतारने का काम करते हैं। इनके ताल्लुकात आज दुनिया के बड़े बड़े ख़ानदानों के साथ हैं, बड़ी बड़ी हुकूमतों के साथ हैं और ये दुनिया के बहुत सारे बैंक्स को ओन करते हैं। एक कॉन्स्पिरेसी थेरी ये भी है कि ये आज दुनिया में 1800 से ज़्यादा ऐसे मैंशंस को, ऐसे कैसल्स को ओन करते हैं कि जिसकी मालियत 36 अरब डॉलर से ज़्यादा है। 500 से ज़्यादा यॉट्स इनके पास हैं, कई सारे प्राइवेट प्लेन्स इनके पास हैं और इन्होंने दुनिया के ममालिक को बहुत सारे कर्जे दे रखे हैं और आज दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम ये ऑपरेट करते हैं। इन सब बातों में क्या हक है, क्या सच है और क्या सच्चाई मौजूद है, आइए तफसील से समझते हैं। कहानी शुरू होती है 1760 की दिहाई से कि जब जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले एक यहूदी कि जिनका नाम मेयर एम्शेल रॉथस्चाइल्ड है, वो रॉथस्चाइल्ड बैंकिंग डायनेस्टी की बुनियाद रखते हैं। ये वो दौर है कि जब यहूदियों को यूरोप में पसंद नहीं किया जाता था। यहूदियों को पसंद ना करने की दो बड़ी वजूहात थीं। पहली बड़ी वजह ये थी कि अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो मुसलमानों का ईमान ये है, हमारा अक़ीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रब्बे ताला ने आसमानों पर उठा लिया, जबकि क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ा दिया। अब ये जो सलीब पर चढ़ाने का अमल है, ये क्रिश्चियंस के मुताबिक किसने किया? ये किया यहूदियों ने। ये एक बड़ी वजह थी कि यहूदियों को यूरोप में पसंद नहीं किया जाता था। दूसरी बड़ी वजह ये थी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब यरूशलेम को फतह किया तो बहुत से यहूदी यूरोप में जाकर आबाद हो गए और यूरोप में आबाद होने के बाद उनका प्रोफेशन क्या था, ये है समझने वाली बात। इस दुनिया के तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स के, जिसमें जूडाइज़म शामिल है, क्रिश्चियनिटी शामिल है और इस्लाम शामिल है, इन तीनों मज़ाहिब की तालीमात ये कहती हैं कि पैसे के ऊपर सूद लेना हराम है, जबकि यहूदी हमेशा कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेते हैं अपनी हुज्जत पैदा करने का। जैसा कि आपने बनी इसराइल के दौर में ये वाक़यात सुन रखे हैं, ये वाक़यात पढ़ रखे हैं कि जब मछली के शिकार से मना किया तो उन्होंने एक हुज्जत पैदा कर ली मछली का शिकार करने की। जब बछड़े की पूजा करने की ममानियत थी, बछड़े को बनाने की ममानियत थी, तो उन्होंने अपने लिए एक हुज्जत पैदा कर ली। बिल्कुल उसी तरह यहूदियों ने एक नई हुज्जत पैदा की और वो हुज्जत ये थी, एक यहूदी होने के नाते हम शायद यहूदियों से तो सूद नहीं ले सकते, लेकिन हम मुसलमानों को तो कर्जा देकर सूद ले सकते हैं, या हम क्रिश्चियंस को तो कर्जा देकर सूद ले सकते हैं। और यहाँ से उन्होंने कर्जा देकर सूद लेने के बिजनेस को, इंटरेस्ट बेस्ड बिजनेस को, बैंकिंग बिजनेस को आगाज दिया। अब कर्ज पर पैसा लेना तो सबको पसंद है, लेकिन इंटरेस्ट पे करना किसी को पसंद नहीं है। लिहाजा जब यूरोपियंस पैसा लिया करते थे ज्यूज से, तो पैसा तो वो ले लेते थे, लेकिन जब सूद अदा करने की बारी आती थी तो यूरोपियंस पसंद नहीं करते थे ज्यूज को, और इसी वजह से यूरोपियन में बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट पाई जाती थी, बहुत ज़्यादा नफरत पाई जाती थी यहूदियों को लेकर। यही वजह है कि यहूदियों का नाम लालच के साथ, पैसे की लालच के साथ और पैसे की मोहब्बत के साथ जुड़ने लगा और यूरोपियंस ने वो पसंद करना बंद कर दिया, यूरोपियंस उनसे नफरत करने लगे। कहानी है सन 1740 की कि जब मेयर एम्शेल रॉथस्चाइल्ड की पैदाइश होती है फ्रैंकफर्ट के शहर में, एक छोटे से कच्चे आबादी के इलाके में। बचपन से तालीमात हासिल करके वो रैबाय बनना चाहते थे, लेकिन वालिदैन के इंतकाल के बाद उन्हें अपनी तालीम छोड़नी पड़ती है और उन्हें काम मिल जाता है एक बैंकिंग इंस्टीट्यूट में। और उस बैंकिंग के इंस्टीट्यूट में काम करते करते वो पर्सनल अकाउंटेंट बन जाते हैं चंद अमीर लोगों के, और उनके पैसे को मैनेज करना शुरू कर देते हैं। उनके पैसे पर उनको मशवरा देना शुरू कर देते हैं कि इस पैसे को कब और कहाँ कैसे इन्वेस्ट किया जाए। शायद कुछ चीज़ें तारीख में कभी नहीं बदलती, इसलिए मेयर एम्शेल रॉथस्चाइल्ड को भी जब काम मिला तो बैंकिंग इंस्टीट्यूट में ही मिला और उन्होंने फाइनेंस को अपना करियर चूज किया। मेयर एम्शेल रॉथस्चाइल्ड को यहाँ पर एक कमाल बिजनेस आइडिया भी आया। उन्हें ये समझ में आया कि अगर हम यूरोपियन आवाम को कर्जा देते रहेंगे तो उस कर्जे की वापसी के लिए, उसके ऊपर कमाए जाने वाले इंटरेस्ट के लिए बहुत तकलीफ भी होगी, बहुत बातें भी सुननी पड़ेंगी। क्यों ना यही काम यूरोप के अमीर तरीन लोगों के लिए किया जाए। और कुछ ही सालों में
यूरोप के अमीर तरीन लोगों के लिए, लॉर्ड्स के लिए, किंग्स के लिए ये फाइनेंशियल बैंकर्स बन गए, उनको कर्जा देने लगे और उनसे सूद लेने लगे। उन्हें ये समझ में आया कि अगर हम अमीर लोगों का मसला हल करेंगे तो उनसे सूद लेना भी आसान है और उन्हें कर्जा देना भी आसान है, जबकि आम आवाम के साथ ये करना मुश्किल काम होगा। लिहाजा उन्होंने सिर्फ फाइनेंशियली साउंड लोगों के साथ काम करना शुरू किया और अपनी बैंकिंग फील्ड को, अपनी इस बैंकिंग डायनेस्टी को फोकस कर दिया सिर्फ यूरोप के रईस लोगों के लिए। यहाँ एक और चीज़ जो आपको और हमें सीखने को मिलती है कि ऑलवेज सॉल्व रिच पीपल्स प्रॉब्लम्स इफ़ यू वांट टू मेक बिग मनी। और यही काम किया एम्शेल रॉथशाइल्ड ने। और मेयर एम्शेल रॉथशाइल्ड ने इस तरह से आगाज़ किया रॉथशाइल्ड बैंकिंग डायनेस्टी का। रॉथशाइल्ड की ये बैंकिंग डायनेस्टी इतनी फैल गई कि ये कुछ ही अरसे में यूरोप की पॉलिटिकल एलीट के लिए, यूरोप की लोकल गवर्नमेंट्स के लिए बैंकिंग करने लगे, उन्हें कर्जा देने लगे और उनसे सूद इकट्ठा करने लगे। यहाँ तक के लिए इन्होंने जंगों के लिए पैसा देना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर आप ये सोचेंगे कि ये जंगों के लिए पैसा क्यों देते थे? फॉर वन सिंपल रीज़न, वॉर्स क्रिएट डेट। जब जंग होती है तो जंग की पैदावार क्या होती है? जंग की पैदावार होती है कर्जा, और जब वो कर्जा होता है उसके ऊपर सूद इकट्ठा किया जाता है। ये दुनिया की जंगों को स्पॉन्सर करने लगे, जिसके बाद इनकी ये डायनेस्टी और फैलना शुरू हो गई। यहाँ तक कि ये प्रिंस विलियम के बैंकर बन गए। और जब प्रिंस विलियम को मार्केट से गोल्ड इकट्ठा करना होता था तो उससे पहले जाकर मेयर एम्शेल रॉथशाइल्ड मार्केट से सस्ता गोल्ड उठा लेते थे, ताकि जब प्रिंस विलियम ये गोल्ड इकट्ठा करने जाएं तो उस गोल्ड को महंगे रेट पर बेचा जाए। और यूँ करते करते सही खबर का सही वक्त पर होने से इन्हें बहुत फ़ायदा हुआ और इन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा किया। दोस्तों, ये वो दौर था कि जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन का आगाज़ हो रहा था, और इस दौर में मेयर एम्शेल रॉथशाइल्ड ने अपने 5 बेटों को यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स बनाने के लिए कहा। एक को इंग्लैंड भेजा, एक को ऑस्ट्रिया भेजा, एक को फ्रांस भेजा और एक को इटली भेजा, और यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स का आगाज़ किया। You are 5 brothers. I want you each to start a banking business in a different country. One to go and open a house in Paris, one in Vienna, one in London. Choose the most important centers, so that when money is to be sent from here to London, let us say, you won't have to risk life and gold. Amshel, here in Frankfurt, will just send a letter to Nathan in London saying, pay so-and-so, and that will be offset by loans from London to Frankfurt. Understand? In your day, there will be many wars in Europe, and nations that have money to transport will come to the Rothschild. No one brother must be allowed to fail while another brother succeeds. One family, Rothschild. इनके बेटे नेथन रॉथशाइल्ड ने 1811 में इंग्लैंड आकर एनएम रॉथशाइल्ड एंड कंपनी के नाम से अपने बैंकिंग इंस्टीट्यूट का आगाज किया। दोस्तों, बहुत से लोग आज ये नहीं मानते कि रॉथशाइल्ड फैमिली आज दुनिया के बैंकिंग सेक्टर को ओन करती है, उसको कंट्रोल करती है। तो आइए इसको समझने के लिए कहानी को थोड़ा और पीछे लेकर चलते हैं। सन 1811 में जब नेथन रॉथशाइल्ड ने अपने बाप मेयर एम्शेल रॉथशाइल्ड के नक्शे कदम पर चलते हुए इंग्लैंड में एनएम रॉथशाइल्ड एंड कंपनी के नाम से बैंकिंग सेक्टर का आगाज़ किया, तब उन्हें चाहिए था एक बड़ा क्लाइंट, एक ऐसा क्लाइंट जो उन्हें अच्छा खासा कर्जा लेने के बाद अच्छा खासा सूद भी अदा कर सके। लिहाजा ये वो दौर था कि जब यूरोप में, खास तौर पर फ्रांस में, फ्रांस के बादशाह नेपोलियन अपनी नेपोलियनिक वॉर्स की वजह से मशहूर थे और पूरे यूरोप पर कब्जा करना चाहते थे। इस दौर में नेपोलियनिक वॉर्स की इतनी चर्चा थी कि नेपोलियन चाहते थे कि वो इंग्लैंड तक पहुंचे और इंग्लैंड तक कब्जा करें। नेथन रॉथशाइल्ड ने उस जमाने में बादशाह को इस बात पर कन्विंस कर लिया कि अगर इंग्लैंड आज नहीं लड़ा तो इंग्लैंड नहीं बचेगा, और ये करने के लिए उन्हें मदद चाहिए होगी और भी दूसरी अक़वाम की। लिहाजा एक जंग होती है, और ये जंग हुई 18 जून 1815 में, जिसको आज दुनिया वाटरलू की जंग के नाम से जानती है। इस जंग में नेपोलियन से लड़ने वाली अफवाज में बेल्जियम शामिल है, प्रूशियन आर्मी शामिल है और ख़ुद इंग्लैंड की आर्मी शामिल है। नेथन रॉथशाइल्ड ने यह किया कि इस जंग का फैसला क्या होता है, इस पर कड़ी नज़र रखने के लिए अपने बहुत सारे मुखबिरों को इस जंग में शामिल रखा, ताकि इस जंग की फतह या इस जंग की नाकामी की जो भी खबर आती है, सबसे पहले वो खबर नेथन रॉथशाइल्ड के पास आए। नेथन रॉथशाइल्ड ने रातों रात
इंग्लैंड की स्टॉक मार्केट से शेयर्स खरीदने शुरू किए। अब सोचिए कि अगर जंग हो रही है तो स्टॉक मार्केट डूबी हुई होगी, स्टॉक मार्केट के वो शेयर्स की वैल्यू नहीं होगी। नेथन ने ये सारे शेयर्स खरीदे क्योंकि वो ये जानते थे कि जंग का नतीजा क्या होने वाला है, क्योंकि इस जंग में 2,06,000 सोल्जर्स लड़ रहे थे। इन सोल्जर्स का ताल्लुक बेल्जियम से था, प्रूशिया से था, इनका ताल्लुक इंग्लैंड से था और इनके मुकाबले में नेपोलियन की आर्मी की इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। लिहाजा अंदाज़ा तो ये था कि नेपोलियन ये जंग नहीं जीत पाएंगे, लेकिन फिर भी मुखबिरों से नज़र रखी ताकि स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया जाए। इसको उर्फ़े आम में आजकल के दौर में हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे ये खबर रॉथस्चाइल्ड तक पहुंची कि नेपोलियन हार चुका और बरतानिया की फतह हो गई, जितने शेयर्स रॉथस्चाइल्ड ने खरीदे थे उनकी मार्केट वैल्यू डबल हो गई। अब यहाँ पर आप ये सोचेंगे कि इस बात का क्या प्रूफ है। इस बात का प्रूफ रॉथस्चाइल्ड फाउंडेशन की आर्काइव में मौजूद है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सोर्सेज के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। यहाँ पर रॉथस्चाइल्ड खुद 1823 में एक बयान देते हैं और नेथन रॉथस्चाइल्ड कहते हैं कि दिस वॉज द बेस्ट बिजनेस आई एवर डिड, क्योंकि उस दौर में रॉथस्चाइल्ड ने इस खबर से स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करके 20 मिलियन फ्रैंक्स कमाए थे, जो आज बहुत ज़्यादा अमाउंट बनती है। अब इस इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू नेथन रॉथस्चाइल्ड ने 20 मिलियन फ्रैंक्स तो कमा लिए, लेकिन ये कमाने के बाद भी शायद उनकी ये भूख ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जैसा मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि जब जंग होती है तो वो कर्जे को जन्म देती है। अब जब ये जंग हुई तो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के पास इतने पैसे तो थे नहीं कि वो जंग जीतने के बाद बेल्जियम की फ़ौज को या प्रूशिया की फ़ौज को पैसे दे सकते। लिहाजा उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ी और पैसों के लिए फिर वो किसके पास गए? दोबारा आए नेथन रॉथस्चाइल्ड के पास, जिन्होंने इनको गोल्ड दिया। और गोल्ड देने के बाद एक बार फिर हुकूमत बरतानिया मकरूज हो गई नेथन रॉथस्चाइल्ड की। रॉथस्चाइल्ड की ये डायनेस्टी सिर्फ इंग्लैंड की हद तक महदूद नहीं थी। इनकी ये डायनेस्टी फ्रांस में, इटली में, यूरोप के कई ममालिक में फैली हुई थी। यहाँ तक कि रशिया में ज़ार और ज़रीना के लिए भी फाइनेंशियल बैंकर का ये काम करते थे और काम करने के साथ साथ रशिया के लिए भी कर्जा दिया करते थे और उनसे सूद लिया करते थे। ये डायनेस्टी इतनी फैली कि सोलोमन एंड जेम्स रॉथस्चाइल्ड ने उस ज़माने में ऑयल सेक्टर, मेटलर्जी, केमिकल्स, रेलवे नेटवर्क्स, इनके ऊपर अपनी कमान जमानी शुरू की और इनका कंट्रोल भी दुनिया से लेकर अपने हाथों में कर लिया। ये वो दौर था कि जब इंग्लैंड को इजिप्ट में बनने वाली स्वेज कनाल के लिए पैसों की ज़रूरत थी। और दोस्तों, स्वेज कनाल वो कनाल है कि जो आज दुनिया का फासला मिटाती है और इस कनाल की वजह से आज $1 ट्रिलियन का सामान सिर्फ इस कनाल से गुजरता है। इस बात का अंदाज़ा रॉथस्चाइल्ड को बहुत पहले हो गया था कि इस कनाल की बहुत सिग्निफिकेंस होगी और इस कनाल का कब्जा होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा इंग्लैंड को फाइनेंस करने के लिए, ताकि इंग्लैंड इस स्वेज कनाल का कंट्रोल अपने हाथ में ले सके, रॉथस्चाइल्ड ने चंद घंटों में सारा पैसा अरेंज कर दिया। जब ब्राज़ील को पोर्चुगल से आज़ादी के लिए पैसा जमा कराना था, तब भी रॉथस्चाइल्ड ने $2 मिलियन फंड किया और ब्राज़ील की आज़ादी ब्राज़ील को ख़रीद कर दी। इनका कंट्रोल सिर्फ बैंकिंग सेक्टर तक महदूद नहीं था, अब ये कंट्रोल ऑयल सेक्टर में, गोल्ड सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में हर तरफ फैलना शुरू हो गया। सन 1818 में जब जर्मनी को कर्जे की ज़रूरत पड़ी, तब रॉथस्चाइल्ड ने उस ज़माने में $360 मिलियन जर्मन हुकूमत को दिया। 1825 में जब बैंक ऑफ इंग्लैंड को पैसों की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उस ज़माने में गोल्ड में तिजारत की जाती थी और बैंक्स इशू किया करते थे बैंकिंग नोट्स, और ये बैंक नोट्स फ्रीली और फुली कन्वर्ट किए जा सकते थे गोल्ड में, लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गोल्ड नहीं था। तब एनएम रॉथस्चाइल्ड ने, नेथन मायर रॉथस्चाइल्ड ने उस ज़माने में बैंक ऑफ इंग्लैंड को गोल्ड दिया और यूँ इंग्लैंड की हुकूमत को एक बार फिर अपना मखरूज बना दिया। 1830 में जब स्पेन की बादशाहत कर्जा ले चुकी थी एनएम रॉथस्चाइल्ड से और उन्हें यह डर था कि वो इस कर्जे पर डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, तो एज अ कोलैटरल उन्होंने एलमेड्रल के जो मर्करी रिजर्व्स थे वो पूरी माइंस दे दी एनएम रॉथस्चाइल्ड के कंट्रोल में। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि मर्करी की माइंस को लेकर या मर्करी की रिफाइनरी के प्रोसेस को लेकर रॉथस्चाइल्ड को क्या फ़ायदा होगा? रॉथस्चाइल्ड को तब सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि गोल्ड को प्योरीफाई करने के लिए मर्करी की ज़रूरत पड़ती है, और अगर ये कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए, मर्करी का कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए, तो गोल्ड रिफाइनिंग के पूरे प्रोसेस को पूरी दुनिया में ये ओन करना शुरू कर देंगे
और ऐसा ही हुआ। स्पेन की बादशाहत ने तब ये सोचा, बादशाह ने सोचा कि अगर हम कर्जे पर डिफॉल्ट कर जाते हैं तो बड़ा नुकसान हो सकता है, क्यों ना ये रिजर्व्स उठाकर इनको दे दिए जाएं। और यूं मर्करी के रिजर्व्स का कंट्रोल भी 1830 में आ गया रॉथशाइल्ड्स के कंट्रोल में। रॉथशाइल्ड को इस बात का अंदाजा बहुत पहले हो चुका था कि गोल्ड के साथ साथ अब दुनिया में तेल की तिजारत होगी, और चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ी तेजी से फैल रही है तो तेल की ज़रूरत होगी। और 1883 में अज़रबैजान के शहर बाकू में कंट्रोल संभालने की कोशिशें भरपूर करने लगे रॉथशाइल्ड, ताकि ऑयल का कंट्रोल उनके पास आ जाए। और उन्होंने पूरा एक ट्रेन का नेटवर्क बिछाया, और यूं 1883 में रॉथशाइल्ड ने कंपनी शुरू की अज़रबैजान के शहर बाकू में, और इस कंपनी का नाम था कैस्पियन ब्लैक सी कंपनी। और 1883 में इस कंपनी ने बाकू से लेकर बटूमी तक एक रेल नेटवर्क बनाया, ताकि तेल की तिजारत का पूरा कंट्रोल भी आ जाए रॉथशाइल्ड के कंट्रोल में। आप इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि 1895 से लेकर 1907 तक जो कर्जा यूरोपियन ममालिक को दिया गया, इससे पहले की नहीं, इसके बाद की बात नहीं कर रहा, 1895 से लेकर 1907 तक यूरोपियन कंट्रीज़ को $450 मिलियन का कर्जा दिया, जिसकी आज मालियत 14 अरब डॉलर बनती है। यहाँ तक कि 1919 से लेकर सन 2004 तक दुनिया में गोल्ड की प्राइसेस को फिक्स किया जाता था रॉथशाइल्ड के दफ्तर से। और इस बात का जिक्र रॉथशाइल्ड ने अपनी आर्काइव में, अपनी फाउंडेशन के आर्काइव में कर रखा है, उसका रेफरेंस भी आपको नीचे लिंक्स में दे रहा हूँ। जब यूएस गवर्नमेंट को परेशानी ये हुई कि उनके पास गोल्ड के रिजर्व्स ख़त्म होने वाले हैं, तो उन्होंने राब्ता किया जेपी मॉर्गन से, और जेपी मॉर्गन से कहा कि जल्द से जल्द गोल्ड का इंतज़ाम किया जाए, वरना इस इकॉनमी को चलाना नामुमकिन हो जाएगा। तो जेपी मॉर्गन दुनिया में एक ही इंसान को जानते थे कि जो गोल्ड के रिजर्व्स फ़ौरन उनके लिए पैदा कर सकता है, और उन्होंने राब्ता किया नेथन रॉथशाइल्ड से। और नेथन रॉथशाइल्ड ने चंद घंटों में 1 लाख किलो गोल्ड का इंतजाम कर दिया। दोस्तों, इस ताकत का अंदाजा यहां से लगाइए कि वक्त से पहले ये भांप लेते हैं कि दुनिया की किस इंडस्ट्री की शेप क्या बनने वाली है और दुनिया में किस चीज़ की ज़रूरत होने वाली है। गोल्ड के रिजर्व्स इनके कंट्रोल में है, ऑयल रिजर्व्स इनके कंट्रोल में है, मेटलर्जी, केमिकल्स इनके कंट्रोल में है, इसके अलावा रेलवे नेटवर्क इनके कंट्रोल में है। और इन्हें यह अंदाज़ा हो गया कि अब दुनिया में मुल्कों की तादाद बढ़ने वाली है। और 20वीं सदी में हमने ये देखा कि मुल्कों की तादाद बढ़ी, पाकिस्तान बना, भारत बना, बांग्लादेश बना, और जितने मुल्क बनना शुरू हुए उन सब ने अपनी इकॉनमी को चलाने के लिए गोल्ड की ज़रूरत को पैदा करना है, और गोल्ड के रिजर्व्स उनको चाहिए होंगे। लिहाजा गोल्ड का अगर ऑलरेडी कंट्रोल उनके हाथ में हुआ तो दुनिया में हर वक्त इनकी डिमांड रहेगी। और जैसे जैसे मुल्क बनते चले गए, जो कि 1904 से लेकर सन 2000 तक हमने देखा कि दुनिया के ममालिक की तादाद बढ़ती गई, और इस दौर में जितने गोल्ड के रिजर्व्स हैं उनको सप्लाई करने के लिए रॉथशाइल्ड मौजूद हैं, क्योंकि इनका कंट्रोल दुनिया के बेहतरीन और सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स के लोकेशंस पर ऑलरेडी हुआ करता था। 1917 में यूके के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बेल्फोर एक ख़त लिखते हैं, और ये ख़त किसके नाम लिखते हैं? लॉर्ड रॉथशाइल्ड के नाम। और लॉर्ड रॉथशाइल्ड को ये क्या कहते हैं कि ताज बरतानिया दिलचस्पी रखती है कि फ़लस्तीन के अंदर एक घर बनाया जाए यहूदियों के लिए, और इसके लिए जो मदद की ज़रूरत होगी हम करने को तैयार हैं। अब यहाँ पर सवाल ही पैदा होता है कि उस वक्त फ़लस्तीन तो कंट्रोल में था ऑटोमन एम्पायर के, तो जो चीज़ ऑटोमन एम्पायर की सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में है, कोई और ये कैसे कह सकता है कि यहाँ पर हम आपके लिए घर बनाने को दिलचस्पी रखते हैं? लाइकवाइज ये बात कैसे साबित हो सकती है कि इसराइल की इस मुहिम के पीछे लॉर्ड रॉथशाइल्ड का हाथ नहीं है, जबकि जेकब रॉथशाइल्ड, जिनका इंतकाल 2024 में हुआ, वो खुद कहते हैं कि हम इसराइल की फाउंडिंग फैमिली हैं। और ये ख़त जब रॉथशाइल्ड के नाम लिखा जाता है तो यहूदियों में किसी और के नाम क्यों नहीं लिखा जाता, रॉथशाइल्ड के नाम ही क्यों लिखा जाता है? इससे साबित होता है कि इनका इन्फ्लुएंस दुनिया की बड़ी बड़ी अक़वाम के ऊपर, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स के ऊपर है, और इनके पैसे का कंट्रोल आज दुनिया में हर जगह पर मौजूद है। अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखी जाए तो आज बहुत से लोग ये कहते हैं कि रॉथशाइल्ड का जितना कंट्रोल था, कि जितना पैसा था, वो आज माने नहीं रखता, क्योंकि आज दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज मौजूद हैं जिनमें वो बड़ा बड़ा नाम लेते हैं कि ब्लैक रॉक मौजूद है, वैनगार्ड मौजूद है, स्टेट स्ट्रीट मौजूद है। दोस्तों, अगर इन तीनों कंपनीज को ओवरऑल देखें कि इनके पास कितने एसेट्स अंडर कंट्रोल हैं या अंडर मैनेजमेंट हैं, तो ब्लैक रॉक के पास इस वक्त $10 ट्रिलियन के एसेट्स हैं जो अंडर कंट्रोल हैं,
और ये वो कंपनी है कि जो एप्पल में शेयर्स रखती है, ये वो कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट में, अल्फाबेट में इन्वेस्ट करके बैठी है। सो ब्लैक रॉक के साथ अगर वैनगार्ड को देखें तो वैनगार्ड के पास तकरीबन इस वक्त $7 ट्रिलियन के एसेट्स अंडर कंट्रोल हैं और स्टेट स्ट्रीट के पास तकरीबन $4 ट्रिलियन के एसेट्स अंडर कंट्रोल हैं। अगर आप इन तीनों को ऐड अप कर लें तो ये तकरीबन $21 ट्रिलियन के एसेट्स हैं। अब यहाँ पर लोग ये सवाल करते हैं कि रॉथशाइल्ड का इन तीनों कंपनीज के साथ क्या लेना देना। तो ये कुछ प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रॉथशाइल्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस ट्रांजैक्ट करते हैं इन तीनों कंपनीज के साथ। और रॉथशाइल्ड की पावर का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि आज दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी चाइना की इकॉनमी है और चाइना का सबसे बड़ा बैंक बैंक ऑफ चाइना है। और ये 2007 में होने वाला वो एग्रीमेंट है कि जो रॉथशाइल्ड और बैंक ऑफ चाइना के दरमियान हुआ, जिसके बाद 20% शेयर्स खरीदे गए बैंक ऑफ चाइना में और उसके बाद अब चाइना की बैंक ऑफ चाइना की 10,000 ब्रांचेस से रॉथशाइल्ड की बैंकिंग प्रोडक्ट्स चाइनीज आवाम को बेची जाएंगी। इनका कंट्रोल दुनिया के तमाम बैंकिंग सेक्टर पे है। अब ये सारी वीडियो बनाने का मकसद क्या है? दोस्तों, रॉथशाइल्ड का आज कंट्रोल चाहे दुनिया के बैंकिंग सेक्टर पर हो, ऑयल सेक्टर पर हो, गोल्ड सेक्टर पर हो, किसी भी फील्ड में, किसी भी इंडस्ट्री पर हो, हमेशा याद रखिएगा कि रब ताला फरमाते हैं कि तुम ही साबित कदम होगे अगर तुम ईमान वाले हो। दुश्मन की चालाकियों से, उसके हरबों से, उसकी साजिशों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त ज़रूरत यह है कि आज इमीडिएटली वो कौन से स्टेप्स हैं जो आप और हम मिलकर ले सकते हैं। एक वो स्टेप है जो मैक्रो लेवल पर हुकूमत का बनता है, जहाँ पर हुकूमत ये कानून बना चुकी है और ये कह चुकी है कि सूद लेना जायज़ नहीं है। सरकार कह चुकी है, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, लेकिन उस पर अमल दरामद हमारे मुल्क में नहीं होता। ये तो है मैक्रो लेवल पर, लेकिन माइक्रो लेवल पर बहुत सी तब्दीलियाँ हैं जो आप और हम ला सकते हैं। सबसे पहले तो वो कर्जा है जो आपने ले रखा है, जिसके ऊपर आप सूद अदा करते हैं, चाहे वो किसी का लिया हुआ कर्जा ही क्यों नहीं है, या चाहे वो क्रेडिट कार्ड पर पे करने वाली मिनिमम अमाउंट ही क्यों नहीं है। इस कर्जे से जितनी जल्दी जान छुड़ा सकते हैं छुड़ा लीजिए, क्योंकि आप नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हम उनको ताकतवर बनाएं कि जो आज दुनिया के मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ पर काबिज़ हैं और आपको मकरूज़ रखना चाहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, वो कर्जा जो आज आप बैंकों में पैसा रखते हैं और बैंकों से इंटरेस्ट लेने की उम्मीद में होते हैं कि आपको सेविंग सर्टिफिकेट पे इंटरेस्ट मिल जाए, आपको फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिल जाए, ये वो सूद है जो आप खाने में दिलचस्पी रखते हैं। इससे भी जितनी जल्दी जान छुड़ा सकते हैं छुड़ा लीजिए, क्योंकि पैसे से पैसा हमारे दीन में नहीं बनता। पैसा किसी इंडस्ट्री में लगेगा, बिजनेस में लगेगा, कारोबार में लगेगा, तो उससे ही पैसा बनेगा, क्योंकि बरकत उसी में है। तो रब के साथ खुली जंग नहीं करनी है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो के तवस्सुत से आप तक पैगाम का पहुंचाना ये मुझ पर फ़र्ज़ था। मैंने अपना पैगाम आप तक पहुंचा दिया है। पैगाम पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ था, अब सोचना आपका फ़र्ज़ है।